Welcome to my class again, and we were on the chapter first. That was the politics in India since independence. कि हमने मैं चर्चा कर रहा था इस चैप्टर में कि हम इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की पॉलिटिक्स क्या थी, और हमने बाकी चीज़ों की चर्चा कर लिए थे, और हम इस बार हम बात कर रहे हैं थ्री चैलेंजेस की. So, what was the three challenges? So, the broadly independent India faced three kinds of challenges. The first and the immediate challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of diversity in our society. India was a land of continental size and diversity. सो पहला चैलेंज था कि भाई जैसे ही भारत का विभाजन होता है तो नेशन को एक इंडिया को एक शेप देने का आकार होता है. हमने बताया था कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट एम्पायर्स थे, राजा राजा छोटे छोटे राजा राजा राज कर रहे थे, उनको एकजुट लाना था. और सबसे पहले ये वही सब चैलेंजेस की चर्चा हो रही कि कैसे वो क्या क्या चैलेंज थे जिससे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना. तो पहला फर्स्ट चैलेंज था कि सबसे पहले कि नेशन को यूनाइट करना और उसको एक नेशन की शक्ल देना, शेप देना. क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ का जो सोसाइटी है दैट वाज द डाइवर्स सोसाइटी. विभिन्न तरह के यहाँ के लोग रहे, डाइवर्सिटी है समाज में, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कल्चर्स भी बहुत सारे हैं अलग अलग. So India was a land of continental size and diversity. Its people spoke different language and followed different culture and the religions. जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ विभिन्न प्रकार के लैंग्वेजों को बोला जाता है, इन यहाँ पे विभिन्न कल्चर है, रिलीजन्स है. So at the same time it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for a long. For the partition of the country appeared to prove every worst fears. इस डाइवर्सिटी की वजह से बहुत लोगों का मानना था कि ये डाइवर्सिटी इंडिया को एकजुट ज़्यादा समय तक नहीं रख सकती. इसलिए द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपियर टू प्रूव एनी वन. बहुत लोगों को मतलब भय था कि कहीं ये टूट ना, फिर से डिवीज़न ना हो. देयर वेर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया. क्या क्वेश्चंस थे? वॉट इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री, एज ए यूनिफाइड एकजुट कंट्री के रूप में कैसे इंडिया सर्वाइव कर पाएगा. Would it do so by emphasizing national unity at the cost of every other objectives? What it mean rejecting all national and sub-national identities? And there was an unrest question. तो क्या हमारा भारत की एकता, यूनिटी जो है, बात कैसे, किस कॉस्ट पे, किस कीमत पे ये स्थिर रह पाएगी, एक हो पाएगी, दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को छोड़कर. हमारा हमारा जो है एक गोल, एक मुख्य ऑब्जेक्टिव कि हम यूनाइट कैसे रहें, इसको क्या सरवाइव कर पाएगा इंडिया. और इट वुड बी मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल, और क्या ये जो जितने भी छोटे छोटे रीजनल और सब नेशनल आइडेंटिटी है, क्या उसको वो छोड़ पाएगा. जैसे कोई कहते हैं आसाम, मैं आसामी हूँ, कोई कहता है मराठी है, कोई कहता है हम बिहारी हैं. क्या इन सभी रीजनल आइडेंटिटी को छोड़कर हम एक यूनाइट हो सकते हैं, एक आइडेंटिटी हो सकती है, भारतीयता इन नेशनलिटी. एंड देयर वाज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वाज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड. और किस तरह से हम इंडिया के टेरिटरी को एकजुट कर सकें, इंटीग्रेट कर सकें.
तो ये पहला चैलेंज था इनकी लोगों की नेशन को कैसे हम यूनाइट करें, उसको एकजुट बनाएं और सारे जो रीजनल डाइवर्सिटी उसको छोड़ दें और इंडिया है जो एक बने। सेकेंड चैलेंज क्या था? द सेकेंड चैलेंज वाज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, कि यहाँ पे बहुत सारे राजा थे, तो इसे एक डेमोक्रेसी की शक्ल देना, यहाँ डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र को इस्टेब्लिश करना, ये एक चैलेंज था। यू हैव ऑलरेडी स्टडी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. You know that the constitutions granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. आपने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आप 9th-10th क्लास में भी पढ़े होंगे, और जिसमें कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। So India adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. इंडिया की जो डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। These features ensure that the political competition would take place in a democracy framework. A democratic constitution is necessary but not sufficient for establishing a democracy. और हम अपने डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हम क्या सकते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कंपटीशन कर सकती हैं और सरकार में उनका चुनाव हो सकता है। बट अ डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, डेमोक्रेसी तो नेसेसरी है, ज़रूरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है कि डेमोक्रेसी इससे इस्टेब्लिश हो ही जाए। सो द चैलेंजेस वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक पार्टीज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये दूसरी चैलेंजेस थी कि ऐसे पार्टियों का डेवलपमेंट किया जाए, डेमोक्रेटिक पार्टीज की का, जिससे कि हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट हो, ताकि हमें ऑप्शंस मिल सके चुनाव चुनने का। तो ये थी सेकंड वन कि कैसे डेमोक्रेसी की स्थापना किया जाए, इंडिया में किस तरह से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। थर्ड चैलेंज की बात करते हैं। सो द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली द सम सेक्शन। Hence, again, the constitutions clearly laid down the principle of equality and the special protections to socially disadvantaged groups and religious and the cultural communities. The constitutions also set out in the directive principle of a state policy the welfare goals that democratic politics must be achieved. The real challenge is how now was to evolve effective policy for economic development and eradication of poverty. तो तीसरा चैलेंज क्या था? तीसरा चैलेंज ये था कि सोसाइटी, इंटायर सोसाइटी का डेवलपमेंट हो और इस सोसाइटी के हर एक सेक्शन का डेवलपमेंट हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ए प्रिंसिपल दिया, इक्वालिटी और स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स, की इक्वालिटी के मापदंड को लागू किया जाए और जो पिछड़े तबके के लोग हैं या जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, सोशली डिसएडवांटेज, जैसे कि शूद्र या कहते हैं कि अनटचेबल, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी की चर्चा है। कॉन्स्टिट्यूशंस के एक भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिया गया है स्टेट्स के लिए, मतलब कि देश को या सरकार को एक प्रिंसिपल, एक गोल दिया गया है कि ऐसे सरकार की स्थापना करनी है जिससे कि वेलफेयर हो, सबका वेलफेयर इज़ द गोल, प्राइमरी गोल, एंड दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव, और
जो डेमोक्रेसी है वो भी अचीव हो, है ना, प्रजातंत्र की सरकार हो, उसका उसके उसको ठीक ढंग से उसे पालन किया जाए. So the real challenge now was to evolve effective policy for economic development and eradication of the poverty. अगर आगे हम देखें तो जो रियल चैलेंज के रूप में सामने आया वो क्या था कि इकोनॉमिकली कैसे डेवलपमेंट किया जाए, आर्थिक विकास कैसे किया जाए, किस तरह से गरीबी को हटाया जाए. सो दिस वाज द चैलेंजेज, 3 चैलेंजेज. फर्स्ट था कि नेशन बिल्डिंग करना, है ना, नेशन को कैसे एकजुट किया जाए, हर एक छोटे छोटे राज्य थे उसको कैसे एक किया जाए. डाइवर्स ग्रुप था, विभिन्न रिलीजियस के लोग रह रहे थे, कल्चरली डाइवर्स ग्रुप रह रहे थे. हर एक को अपनी रीजनल आइडेंटिटी को कैसे वो छोड़कर एक फ्रेमवर्क में आए, दैट इज़ द इंडियन फ्रेमवर्क एज ए इंडिया, नेशंस इंडिया के रूप में. दूसरी जो चैलेंज थी कि किस तरह से यहाँ पे सरकार डेमोक्रेटिक हो और विभिन्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हो, प्रजातंत्र की स्थापना हो, विभिन्न पार्टियाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना एक फ्रेमवर्क बनाए और विभिन्न पार्टियों का उदय हो ताकि लोगों को एक ऑप्शंस मिल सके और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस हो. थर्ड था कि हमारे डेवलपमेंट कैसे हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हो. प्रिंसिपैलिटी इक्वालिटी के प्रिंसिपल को अपनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला. और हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो वो भी क्या बताता है, दैट इज़ कहता है कि स्टेट को वैसे कार्य करने चाहिए जो कि लोगों की भलाई के लिए हो, वेल विशिंग के लिए हो, वेलफेयर के लिए हो, डिसएडवांटेज ग्रुप्स का प्रोटेक्शन हो और यहाँ पे एजुकेशन सबको मिले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी को ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, एजुकेशन को अच्छा किया जाए और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कैसे ख़त्म किया जाए. सो हाउ डिड द इंडिपेंडेंट, यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, आई ऑलवेज वांटेड अ टाइम मशीन सो दैट आई कैन गो बैक एंड पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन ऑफ 15 अगस्त 1947. आपके भी मन में विचार आते होंगे जैसा कि इस छोटी सी बालिका के मन में विचार आ रहा है कि काश मेरे पास एक टाइम मशीन होता और हम पीछे बैक में चले जाते और 15 अगस्त 1947 की रात जो सेलिब्रेशन था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस मोमेंट को वो देख पाते, उसको महसूस कर पाते. बट दिस लुक्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई थॉट. सो आगे देखते हैं, हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस. और जब भारत आज़ाद हो गया तो इन चैलेंजेस को कैसे उसने रिस्पॉन्ड किया, उसको किस तरह से टैकल किया. To what extent did India succeed in achieving the various objectives set out by the constitutions? This entire book is an attempt to respond to this question. The book tells the story of politics in India since independence so as it to occupy you develop your own answer to big questions like this. In the first 3 chapters, we look at how the 3 challenges mentioned above were faced in the early years after independence. तो इस चैप्टर में और इस बुक्स में हम पढ़ेंगे कि इंडिया ने कैसे अपने इन ऑब्जेक्टिव्स, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्रेमवर्क में कैसे अचीव करने का प्रयास किया. और ये बुक इन्हीं सब सवालों का जवाब देता है. इस बुक में हम बहुत सारे पॉलिटिकल स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस से पहले की पॉलिटिकल स्टोरी, जिससे कि हमें आने वाले बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स को हम जान सकें.
फर्स्ट 3 चैप्टर जो है वो 3 चैलेंजेस को मेंशन करता है जो दैट वेयर फेस्ड इंडिया अर्ली ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो in this chapter, we focus on the first challenges of nation building that occupied center stage in the years immediately after independence. We begin by looking at the events that form the extent of independence. This can help us understand why the issue of the national unity and the security become a primary challenges at the time of the independence. सो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैलेंज की चर्चा करेंगे, कैसे सेंट्रल स्टेज पे किस तरह से इंडिया ने सबको एकजुट किया. इस चैप्टर में हम देखेंगे लुकिंग एट द इवेंट्स दैट फॉर्म्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. जो भी घटनाएं घटती हैं वो इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे. So this can help us understand why the issue of national unity and security become a primary challenges. तो इससे ये समझ में आएगा कि किस तरह से राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा हमारे प्राइमरी चैलेंजेस में से एक थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था. So we shall then see how India chose to shape itself into the nation united by shared history and the common destiny. और हम क्या देखेंगे कि इंडिया किस तरह से अपने शेप को चूज करता है, लेता है इंडिया एज ए नेशंस के रूप में. और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो हिस्ट्री है और जो हम लोग हमारा हिस्ट्री किस तरह से एक यूनिटी को देता है. एंड द कॉमन डेस्टिनी. कॉमन डेस्टिनी इट मीन्स दैट कि जो भी लोगों की आज़ादी से पहले जो एस्पिरेशंस थी कि आज़ाद होने के बाद हम ऐसे देश में रहेंगे, ऐसी सरकार होगी, और जो एक्सपेक्टेशंस था उस कॉमन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कैसे करने का प्रयास करते हैं. सो दिस यूनिटी हैड टू रिफ्लेक्ट द aspiration of people across the different regions and deal with the disparity that exists among regions and the different sections of the people. In the next 2 chapters, we shall turn the challenges of establishing a democracy and achieve economic development with equality and the justice. तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो भारत के विभिन्न लोग थे, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी एस्पिरेशन थी, वो कैसे इसमें रिफ्लेक्ट होता है. विभिन्न रीजन्स और डिस्पैरिटी के बावजूद भी हम देखते हैं कि विभिन्न सेक्शंस के लोगों की एस्पिरेशन, उनकी जो अभिलाषाएं थी, वो इस आज़ाद भारत में अपने आप को देख रहे थे कि हमारी अभिलाषाएं अब आज़ादी के बाद ये कैसे पूरा होंगी. आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरह से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाता है और किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक जस्टिस को पाया जाता है. सो these 3 स्टैम्प्स, ऊपर के 3 स्टैम्प्स दिख रहा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ये 26 जनवरी 1950 को इनॉग्रेशन इसका हुआ है ना, मतलब कि जब हमारा संविधान लागू हुआ. इस फिगर्स में हम देखते हैं एक में चरखे का सीन दिख रहा है जिसमें 2 लड़कियां 2 बच्चे देख रहे हैं, भारत की ओर देख रहे हैं, अपने उस चरखे को, उस चरखे में अपने भारत को खोज रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं को खोज रहे हैं. और दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि गेहूं की बालियां हैं और हल है, उसमें भी भारत की अभिलाषाएं प्रकट हो रही हैं. और तीसरे में देख रहे हैं कि किस तरह से बिगुल बजाता हुआ, हॉर्न देता हुआ ये उद्घोषित करने का प्रयास कर रहा है कि भारत एक आज़ाद देश हो गया है. और उसमें भी 2 बालिकाएं और बालक उस नज़र को देख रहे हैं, समझ रहे हैं.
So these three stamps were issued in the 1950 to mark the first Republic Day on 26 January 1950. What do the image on these stamps tells you about the challenges to the new republic? So if you were asked to design these stamps in 1950, which image would you have chosen? अब देखिए 26 जनवरी 1950 को ये स्टाम्प को प्रकाशित किया जाता है और इन सारे पिक्चरों को चूज किया जाता है। आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप उस समय होते तो आपके इमेज में, आपके समझ में कौन सी वो चित्र हो सकते थे जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया को दर्शाता, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के एस्पिरेशन को फील करता। सो सोच कर बता सकते हैं आप। और आगे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर दिक्कत होगी। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे की चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।